वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस के अंडर में अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी का ये हम लोग ले रहे हैं लेक्चर नंबर 1। इससे भी काफी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम एक इमेज के थ्रू समझना चाहें तो बायोडाइवर्सिटी में हम लोग जो है, चाहे वो आपके फ्लोरा हो, फ्यूना हो, वेजिटेशन हो, या अलग अलग तरीके हैबिटेट्स हो, या अलग अलग तरीके के क्या हो, बायोम्स हो, सब मिलके क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम सारी चीजों को लेकर चलेंगे। नाउ एक टेक्स्ट फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं क्या है, और ये आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज द बायोलॉजिकल वैरायटी। देखो, एक कीवर्ड आपको मिल रहा है, बायोलॉजिकल वैरायटी। अब बायोलॉजिकल वैरायटी का मीन्स हो गया कि जैसे कि आप अगर कॉर्डेटा देखें, नॉन कॉर्डेटा देखें, तो सब में क्या होते हैं, डीएनए अलग होते हैं। ठीक है। या अगर आप क्या देखें, प्लांट्स की वैरायटी को देखें, जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, इन सब में डीएनए अलग अलग होते हैं। तो आप मान सकते हैं ये क्या हो गए, बायोलॉजिकल वैरायटी हो गई। आपको मान के चलना है, जब भी मैं बायोलॉजिकल वैरायटी बोलूंगा तो आपको अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, आपको डीएनए मिलेंगे। एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट दी, वेरिएशन मीन्स वही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन, डिफरेंस। किसमें डिफरेंस, एट दी जेनेटिक लेवल। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस मिलेगा, स्पीसी के लेवल पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा बायोडाइवर्सिटी में, एंड इकोसिस्टम के लेवल पे भी क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। तो तीनों आपको डिफरेंस समझने, कि तीनों का जब डिफरेंस कहीं पर होता है, यानी कि जेनेटिक लेवल पे आपका डिफरेंस हो रहा है, स्पीसी लेवल पे आपका डिफरेंस हो रहा है, और इकोसिस्टम लेवल पे आपका डिफरेंस हो रहा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, हम लोग बात कर रहे हैं। Then terrestrial biodiversity is usually greater near the equator. मैं बार बार बता चुका हूं कि आपका इक्वेटर कहाँ होता है, ये आपने ग्लोब बनाया है, ये आपका 0 डिग्री जो है, ये क्या होती है, आपकी लाइन इक्वेटर होती है। तो इस यहाँ तक की लाइन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेरिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर आपको मिलेगी तो इक्वेटर के नियर बाई मिलेगी। इक्वेटर के नियर बाई का मतलब हो गया 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ऐसे ही 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये वो जोन है जहां धूप की रोशनी, यानी सन रेज या सन इंसोलेशन जो है वो सबसे अच्छा होता है। इसी कारण यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होती है, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होता है। इसी कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो कांस्टेंट थोड़ा बहुत रहता है, जिससे बहुत अच्छा क्या मिलता है, प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रो करने का मौका मिलता है। और यही बात यहाँ पे बोली गई है कि टेरेस्ट्रियल बायोटी इज यूजली ग्रेटर नियर द इक्वेटर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे देखो आपके एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में, या इस फैक्ट से, इस फैक्ट से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वो कौन सा आपका लैटिट्यूड है, या कौन सा आपका ऐसा जोन है जहां सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी का क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है। तो आप टिक करके आएंगे 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। अगर ये नहीं लिखा होगा तो फिर ऐसा लिखा होगा 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। अगर ये लिखा होगा तो ये भी आंसर बिल्कुल क्या होगा, आपका सही होगा। तो दोनों में से एक ही चीज लिखी होगी। विच इज द रिजल्ट ऑफ वार्म क्लाइमेट, जो आप बोल रहा था कि लगातार ये जो ट्रॉपिकल जोन है, इसमें लगातार जो है सन रेज बड़ी अच्छी 12 की 12 महीने पड़ती है, तो अच्छा खासा वार्म क्लाइमेट होता है। एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सब इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। देन बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ, यानी कि जो आपका ये ग्लोब है और ये आपका हमारा इक्वेटर हो गया, तो यहां से आप चलेंगे तो ये 90 डिग्री यहां पर आएगा नॉर्थ, और यहां से आप लोग चलेंगे तो ये आपका आएगा 90 डिग्री साउथ। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग सभी लैटिट्यूड्स पर, ठीक है, सभी लैटिट्यूड पर इक्वल बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है, इक्वेटर के आसपास ज्यादा है। और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे या जैसे जैसे आप साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो डाइवर्सिटी ऑफ या डिफरेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। वही बात यहां बोली गई है। एंड इज रिचर इन ट्रॉपिक रीजन,
These tropical forest ecosystem cover less than 10% of the Earth's surface and contain about 90% of the world species. ठीक है, तो ये आपको एक एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ आपका 10% है पूरी दुनिया का देखा जाए, लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया का जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो फ्लोरा और फ्यूना है वो 90% पाया जाता है। इसलिए ये ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इकोसिस्टम है, और यहीं से आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। देन बात करें मरीन बायोडाइवर्सिटी इज यूजली हायर अलोंग द कोस्ट, जो कोस्ट का एरिया होता है, इन द वेस्टर्न पैसिफिक। ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में ये आ सकता है कि जो मरीन बायोडाइवर्सिटी का रीजन है वो कहां पर सबसे ज्यादा हायर है, तो आप टिक करके आएंगे अलोंग द कोस्ट इन द वेस्टर्न पैसिफिक। ये वर्ड भूलिएगा नहीं, अलोंग द कोस्ट इन द वेस्टर्न पैसिफिक। देन वेयर सी सरफेस टेम्परेचर इज हाईएस्ट, अगेन देखो टेम्परेचर की बात आ गई, जहां जहां टेम्परेचर क्या होगा थोड़ा हाई होगा वहां अच्छा क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, यानी कि अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस होगा, और जहां पे आपको प्राइमरी अच्छे खासे प्रोड्यूसर्स मिलेंगे वहां पे अच्छे खासे प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे और टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are latitudinal gradients in species diversity, जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है वैसे से जो स्पीसीज है वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है, और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल जाएंगे, बार बार ग्लोब ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको बार बार समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाते आएंगे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, वैसे वैसे स्पीसीज की जो बायोडाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, वो कम होता जाएगा। बायोडाइवर्सिटी जनरली टेंड्स टू क्लस्टर इन हॉटस्पॉट्स। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में मेन तौर पे दो ही हॉटस्पॉट्स को अब तक रिकॉग्नाइज किया गया है। एक तो आपका ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, जिसमें आपका केरला आ गया, जिसमें आपका कर्नाटका का वेस्टर्न कोस्ट आ गया, कोस्टल पार्ट आ गया, गोवा का कोस्टल पार्ट आ गया, और महाराष्ट्र का कोस्टल पार्ट आ गया। तो वेस्टर्न को या खासतौर पे मालाबार को सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट माना जाता है, और दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन, उसको भी गारो खासी जयंतिया, इसको भी बड़ा ही हॉटस्पॉट इलाका माना जाता है। Biodiversity generally tend to cluster in hotspots and has been increasing through time, but will be likely to slow down in future as primary result of deforestation. देखो यहाँ पर फिर से क्या आ गई भाई, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, बिना ह्यूमन एक्टिविटी के तो डिफॉरेस्टेशन हो नहीं सकता है, तो यानी कि हमारी एक्टिविटी धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी को ही क्या कर रही है, खराब कर रही है। Then it encompasses the evolutionary, ecologically, and cultural process that sustain life. Now, type of biodiversity की बात करते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है। तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो तीन तरीके की बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई किया गया। सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन स्पीसीज डाइवर्सिटी, और उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर शॉर्ट में देखें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, क्या डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो सब में अलग अलग होता है हमें। देन स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो देखिए क्या चीज है, डाइवर्सिटी अमंग स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। समझाने के लिए, जैसे नॉर्मली आप अपने चारों ओर डॉग्स को देखते हैं तो आपको डॉग्स की अलग अलग स्पीसीज दिखती है, तो ये बायोडाइवर्सिटी कहाँ से आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, बर्ड्स, चारों ओर आप लोग बर्ड्स देखते हैं, इनकी अलग अलग स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इन अ गिवन यूनिट एरिया, अलग अलग टाइप के जो गिवन यूनिट एरिया है वहां पे डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा, आपको उम्मीद है ये तीन तरीके के आपको शॉर्ट में समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की। तो जैसे कि आपको इमेजेस दिख रही होंगी, अलग अलग जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो आपको दिख रहा होगा, अलग अलग जीन्स है यहाँ पर इस कारण। ठीक, देन टेक्स्ट की फॉर्म में देखते हैं, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इज कंसर्न्ड विद द वेरिएशन इन जीन्स। तो ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग जीन्स का पाई जाना। Genetic diversity allows species to adopt according to the changing environment, और वो बात है भी। ऐसे कई डॉग्स होते हैं, मैं डॉग्स एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि अक्सर आपके आसपास मिलते हैं आपको, तो ऐसे कई डॉग्स होते हैं who are living in the हिमालयास, जैसे कि एक भूटिया कुत्ता है,
तो उनको उनकी उनकी फिजियोलॉजी, ये वर्ड याद ध्यान रखिएगा आपको, उनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वेदर चेंज हो चुकी होती है। और वहीं एक डॉगी, अगर आप एक डॉग को देखें जो कि प्लेन्स के, नॉर्दर्न प्लेन्स के गैंजेटिक प्लेन्स में मिलता है, उनकी फिजियोलॉजी ऐसी होती है कि वो हाई टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं, एबल टू सर्वाइव इन दी हाई टेम्परेचर, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस तक को भी झेल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। This diversity aims to ensure that some species survive drastic changes and thus carry on desirable genes. यानी कि कुछ भी अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए तो उसके बाद भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। यही एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या है, बेनिफिट है, और यही आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है। द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। अगर इंडिविजुअल रहेगा तो भाई पॉपुलेशन भी क्या रहेगी, सर्वाइव करेगी। The genetic diversity given us beautiful butterfly roses, ये वेरिएशन आपका। Then species diversity की अगर हम बात करें तो क्या होता है species diversity? It refers to the variety of living organism on earth, यानी कि अर्थ में चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स आपको अंडर द स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलते हैं। Species differ from one another markedly in their genetic makeup to do not interbreed in nature. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पीसी डाइवर्सिटी में क्या होता है, इंटरब्रीडिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है। ठीक है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अगर आप इसी को किस में देखेंगे, एमसीक्यू में देखेंगे, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो स्पीसी डाइवर्सिटी में ये सब आप लिख के आएंगे। Then closely related species, however, in a common much of their hereditary character. For instance, about 98.4% of genes of human and chimpanzee are same. But क्या हम में आपस में interbreeding होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। It is the ratio of one species population over total number of organisms across the species in given biome. ठीक है, एक तरीके का रेशियो समझ सकते हो। 0 would be infinitive diversity and 1 represent only one species diversity. तो ये एक और आपको डेटा मिला, किसके लिए, MCQ के लिए आपको डेटा मिल गया। यहाँ पे 0 का मतलब अगर आए कि क्या है भाई, क्या दिखा रखा है, तो इन्फिनिटी डाइवर्सिटी पे टिक करके आएंगे। देन अगर हम बात करें अब इको सिस्टम डाइवर्सिटी की, हमने 2 डाइवर्सिटी की बात कर ली है, तो इको सिस्टम डाइवर्सिटी को अगर हम समझना चाहें तो दिस रिफर्स टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। क्या है यहाँ पे कीवर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, जैसे कि हिमालयस का हैबिटेट अलग है, गैंजेटिक प्लेन्स का अलग है, कोस्टल प्लेन्स का अलग हैबिटेट है। हैबिटेट इज द क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड जियोग्राफी ऑफ नेचर। तो 3 फैक्टर्स पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैबिटेट काम करता है। There are several kind of habitats around the world like corals, grassland, wetland, desert, mangroves, tropical rainforest are the example of ecosystem diversity. इनको क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मान सकते हैं। और यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे। देन चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन इज अकम्पनीड बाय चेंज इन वेजिटेशन। सिंपल बात है, और जो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे उसका असर वहां के वेजिटेशन पर पड़ता है। यानी क्लाइमेट चेंज का असर हमेशा किस पे पड़ेगा, वहां के वेजिटेशन पे पड़ेगा। ईच स्पीसीज adopts itself particular kind of environment. तो स्पीसीज सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज कर लेती है जैसा कि वहां का एनवायरमेंट होता है। As the environment changes, species best adapted to that environment become predominant. ठीक है, तो ये भी आपको एक एमसीक्यू के लिए डाटा मिल गया, एग्जाम में आ सकता है कि स्पीसीज कैसे बन सकती हैं। तो स्पीसीज कई सालों के एनवायरमेंटल चेंज के दौरान एक ही स्पीसीज की 2 स्पीसीज या सब स्पीसीज बन सकती है। देन मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय 2 मेजर कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स होते हैं मेजर करने के लिए। पहला है स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, ये एक एमसीक्यू के लिए डाटा आपको मिल गया। और दूसरा है आपका स्पीसीज इवननेस। ठीक है, दूसरा आपका डाटा है स्पीसीज इवननेस। देन स्पीसीज रिचनेस की बात करते हैं पहले हम लोग। इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। ठीक है, it is measure of number of species found in a community, sorry। ठीक है, तो ये एक आपके एमसीक्यू डाटा हो गया भाई, स्पीसीज क्या होता है।
Like alpha diversity, it refers to diversity within a particular area or ecosystem and usually expressed by number of species. ठीक है, in that ecosystem. तो species richness होती है alpha diversity. Beta diversity का means क्या हुआ? It is a comparison of diversity between ecosystems, usually measured as change in amount of species. Simple क्या है? Change in amount of species. तो beta diversity. And what is gamma diversity? It is measure of overall diversity for a different ecosystem within a region. तो ध्यान रखिएगा, अल्फा डायवर्सिटी एमसीक्यू में आ सकता है, बीटा डायवर्सिटी आ सकता है और गामा डायवर्सिटी आ सकता है. देन स्पीसीज इवननेस की बात करें, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज. इवननेस स्पीसीज को ध्यान रखना क्या है, अगर एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज द इवननेस ऑफ स्पीसीज, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज. देन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, क्यों बायोडायवर्सिटीज इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए खास तौर पे. तो पहला, बायोडायवर्सिटी के प्रेजेंस से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, जैसे एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल लगातार बनती रहती है. न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल लगातार चलता रहता है. पोल्यूशन ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन, लगातार बायोडायवर्सिटी में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है बाय अस, बाय ह्यूमन बींग्स, वो एब्जॉर्ब होता है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है. कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, रिकवरी फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, जैसे कि कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो जाए तो उससे बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे क्या कर लेती है, अपने आप को रिकवरी कर लेती है. देन बायोडायवर्सिटी फूड प्रोवाइड कराती है, मेडिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, वुड प्रोवाइड कराती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ब्रीडिंग स्टॉक, डायवर्सिटी इन जीन्स, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, जैसे कि आपका सफारी होता है ना, सफारी चीजें जो होती हैं, एंड कल्चरल वैल्यूज, जो बहुत सारी आपकी जो ट्राइबल पीपल हैं आज भी वो इन बायोडायवर्सिटी के साथ रह रहे हैं. अब अगर हम बायोजियोग्राफिक जोन्स की बात करें अपने इंडिया के अंदर, तो ये भी एक आप एक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है. जैसे कि पहला आपका है कोल्ड माउंटेन्स, स्नो कवर्ड ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख, अपने आप में एक बायोडायवर्सिटी है. हिमालयस रेंज, वैली ऑफ कश्मीर, उत्तराखंड, असम जैसा आप है. The Tarai lowland where the Himalayas river flow into the plains, the Gangetic and Brahmaputra plains, the Thar desert of Rajasthan, the semi-arid grassland region of Deccan Plateau, the North State of India, Western Ghats, Karnataka, Kerala, Andaman, and long western and eastern coastal plain. हम इसकी बात करें ना, वेस्ट या क्या था आपका यहाँ पे, मालाबार और कोरोमंडल. ये आपका इंडियन बायो जियोग्राफिक जोन. बायोडायवर्सिटी के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक